मैम आ रही। यस मैम आ स्क्रीन रही भी है शो बात। हो रही है? जी मैम। चलो ठीक है। तो आज हम ये स्टडी करेंगे कि हम ना एक टेक्निकल रिपोर्ट यस मैम। कैसे लिखते हैं, या एक टेक्निकल रिपोर्ट लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। Report have been clarified, the writer will know the appropriate level of the technical language and the correct tone for the readership. The style will be formal because the reports are formal documents. The report is now taking shape, although little or no formal writing has been produced. The format has been chosen, the material organized, the local progression clarified, and the section prepared, and then the writing of the report can now begin. अब इसमें क्या है कि जो एक प्रीफेस होता है वो आपकी जो आप एक रिपोर्ट लिखते हो उसकी समरी होती है एक लिहाज से, कि आपने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, आपकी लैंग्वेज या आपकी वोकैबुलरी किस तरह की है, वो सारी चीजें हम प्रीफेस में इंक्लूड करते हैं। अब वोकैबुलरी की क्या आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? जी मैम। चलें ठीक है, मैंने वो नेट का मोड चेंज किया था इसलिए मैंने कहा पूछ लूं। अब उसमें क्या है कि जैसे देखिए अगर एक पर्सन टेक्निकल रिपोर्ट लिख रहा है, एक जैसे देखिए आप लोग हैं सिविल के स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन के बारे में जो रिपोर्ट लिखेगा तो उनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से होंगी, बिल्डिंग मटेरियल के हवाले से होंगी, ठीक है। अगर कोई फैशन डिजाइन का पर्सन है वो कोई रिपोर्ट लिख रहा है तो उसकी जो टर्मिनोलॉजीज होंगी वो फैशन इंडस्ट्री की होंगी, ठीक है। कोई भी जो पर्सन है उसकी टर्मिनोलॉजीज अकॉर्डिंग टू उसके डिपार्टमेंट होंगी, या उसकी टर्मिनोलॉजीज अकॉर्डिंग टू उसकी नीड या ज़रूरत आप कह सकते हैं उस मुताबिक होंगी, ठीक है। तो जो आपका प्रीफेस है इसमें आप इस चीज़ को भी मेंशन करते हो कि मैंने किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की। जैसे देखिए अगर हम टेक्निकल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं दैट आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री, ठीक है। मशीन्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, तो जहाँ पे मशीन्स की टर्मिनोलॉजीज आएंगी या टूल्स की या ऑपरेटर्स की टर्मिनोलॉजीज आएंगी तो डेफिनेटली वो टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाएगा। तो प्रीफेस जो मोस्टली आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, ये फॉर्मल होती हैं। हमने आप लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स पढ़े होंगे, ये मोस्टली पढ़ाए जाते हैं, रस्मी खतूत और गैर रस्मी खतूत, ठीक है। जो रस्मी खतूत होते हैं उन्हें हम फॉर्मल लेटर्स कहते थे, ठीक है। वो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को या गवर्नमेंट लेवल को, किसी भी कंपनी को आप जो लेटर भेजती हो या आप अपनी जो रिक्वायरमेंट भेजती हो, जहाँ आप जो रिपोर्ट भेजती हो वो फॉर्मल होगी, ठीक है। जो हम आपस में बात करते हैं यानी कि जैसे फ्रेंड्स हो गए या कोई और हो गया तो वो नॉन फॉर्मल होता है, या गैर रस्मी गुफ्तगू आप कह सकते हो जिसको, वो होती है, ठीक है। सो जो आपकी टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं इनका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मल फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसमें क्या है, आप अपना मटेरियल ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने अपना फॉर्मेट चूज कर लिया और उसके बाद आप अपनी राइटिंग को स्टार्ट शुरू कर देते हो प्रीफेस। अगर आप मोस्टली बुक्स देखें ना तो बुक्स का जब हम टाइटल पेज टर्न डाउन करते हैं उसके बाद एक अंदर पेज आता है जो कि जिसके ऊपर भी टाइटल ही एक लिहाज से होता है, एडिशन वगैरह मेंशन होता है। उसके बाद हम पेज निकालते हैं तो एक प्रीफेस के नाम से एक जरूर होता है, हर बुक में एक पेज होता है, ठीक है। वो क्या होता है बेसिकली, अगर कोई पर्सन पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़ सकता वो प्रीफेस को पढ़ के ये जान लेता है कि इस पर्सन ने इसमें क्या बात की है। सेम लाइक आपकी जो जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या था, समरी थी। आपने जो अपनी रिसर्च के अंदर काम किया है उसको आप एक पेज के ऊपर मैक्सिमम 1 पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ्स में, आप बल्कि एक ही पैराग्राफ होता है एब्स्ट्रैक्ट का, आप उसमें उसको मेंशन कर देते हो कि मैंने अपने रिसर्च में क्या काम किया है। यही चीज होती है प्रीफेस की, ठीक है। अगली चीज आती है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट होता है किसी चीज को कन्फेस करना, एक्नॉलेज करना। ये एक इंतहाई आसान सा एक काम है जो कि रिसर्च में किया जाता है, चाहे वो थीसिस हो चाहे वो रिपोर्ट हो, कि इसमें आप थैंक्स करते हो डिफरेंट पर्सनैलिटीज का, ठीक है। आप कन्फेस करते हो कि कौन कौन सी पर्सनैलिटी थी जिसकी वजह से आप ये काम मतलब करने के काबिल हुए, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज है ऑल द प्रेज टू ऑलमाइटी अल्लाह हु इज द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल हु इनेबल्ड मी
आप जैसे कि आप रिपोर्ट लिख रहे हो, मैंने यहाँ पे ना ब्रैकेट में रिपोर्ट राइटर भी लिखा है, ठीक है। So who enabled me to read and write? Then to Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, who gave the light of Islam to mankind. First of all, I यानी कि राइटर, अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं I लिखूंगी, आप लिख रहे हो तो आप I लिखोगे. Pay my deepest thanks to Allah Almighty who enabled me to complete this presentation. आई प्रे डीपेस्ट थैंक टू माय सुपरवाइजर. अब आप अपने टीचर को, आपका जो पर्सन जो आपके रिसर्च कंप्लीट करवा रहा है, जो आपकी रिसर्च में आपकी सुपरविजन करता है, वो आपका सुपरवाइजर होता है. ये मेन पार्ट होता है रिसर्च का. विदाउट सुपरवाइजर आप अपना थीसिस नहीं कर सकते. टू माय सुपरवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर ए बी सी. अब यहाँ पे आप अपने जो भी आपका सुपरवाइजर है, आप उसका नाम लिख सकते हैं. कोई टीचर आपके डिपार्टमेंट का या कहीं के किसी भी पर्सन से आप जो रिसर्च करें उसका नाम आ जाएगा. जहाँ पे मैंने प्रोफेसर डॉक्टर ए बी सी लिखा है, ये मिसाल के तौर पे था. एंड आल्सो स्पेशल थैंक्स टू माय फेलो एक्स वाई जेड. अब एक्स वाई जेड का मतलब यहाँ पे क्या है, आप अपने किसी क्लास फेलो का नाम लिख दें, आप अपने किसी दोस्त का नाम लिख दें, आप अपने किसी कजन का नाम लिख दें, हु हेल्प्स मी अलॉट. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये फॉर्मल स्टाइल है, ठीक है, फॉर्मल स्टाइल में आप एक्नॉलेजमेंट लिख रही हो, तो जो एक मेच्योर तरीका होता है एक्नॉलेजमेंट लिखने का, उसमें बेस्ट तरीका ऑप्शन ये होता है कि आप मैक्सिमम 2 से 3 पर्सनालिटीज का मेंशन करते हो. फॉर एग्जांपल आपने जैसे यहाँ पे है अल्लाह अलमाइटी देन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उसके बाद आपने अपने सुपरवाइजर का थैंक्स किया, देन आप एक लाइन में अपने पेरेंट्स का, क्लास फेलो है, आपका कोई दोस्त है, आप उसका थैंक कह सकते हो. इसमें लिस्ट नहीं देनी होती. वो होता है ना कि शादी के कार्ड पे वो कहते हैं ना, किसी का नाम ना लिखवाओ तो लोग नाराज हो जाते हैं. थीसिस डिफरेंट होता है, क्लास एक्नॉलेजमेंट डिफरेंस है, डिफरेंट है शादी के कार्ड से, कि जिसमें आपने पूरे ऑल फैमिली मेंबर्स लिख देते हैं, या आप बहुत से ढेरों ढेर कजन्स का नाम लिखते हैं. अगर आप एक्नॉलेजमेंट में इस तरह की कोई चीज करेंगे ना, तो वो इंतहाई इमेच्योर लुक देता है. ठीक है. सो एक जो फॉर्मल राइटिंग होती है, उसमें मैक्सिमम 2 to 3 लाइंस होती हैं, ये थैंक्स वगैरह के लिए, सुपरवाइजर का भी, पेरेंट्स का भी, कोई भी आपकी लाइफ की कोई पर्सनैलिटी है जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो उसके हवाले से. और एक्नॉलेजमेंट एक पैराग्राफ की ही होती है. ठीक है, इससे ज्यादा इसमें नहीं जाते. ये इजी सा एक चीज होती है. अगली चीज आएगी कंटेंट्स. अब इस कंटेंट्स में क्या है, यानी कि ये जो पूरी नोट्स हैं, सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्शन में आएगा टेक्निकल रिपोर्ट. हम टेक्निकल रिपोर्ट को डिफाइन करेंगे. अब आगे इसके बाद 2.1 लिखा है इंट्रोडक्शन पे, 2.2 लिखा है ऑब्जेक्टिव पे. ठीक है. सो ये जो 2.1 2.2 है, ये सब हेड्स हैं. सब हेड्स किसके हैं, टेक्निकल रिपोर्ट के. ठीक है. उसके बाद फॉर्मेट है. ये जो फॉर्मेट है, ये पूरे का पूरा आ जाएगा कि टाइटल पेज है, समरी है, टेबल ऑफ कंटेंट है, इंट्रोडक्शन है, टेक्स्ट बॉडी है, कंक्लूजन्स है, रेफरेंसेस हैं. अब है टेक्निकल रिपोर्ट क्या होता है. अ टेक्निकल रिपोर्ट और अ साइंटिफिक रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस, प्रोग्रेस और रिजल्ट ऑफ द टेक्निकल और साइंटिफिक रिसर्च or the state of a technical or scientific research problem. It might also include the recommendations and conclusions of the research. एक research report या technical report, एक साइंटिफिक रिपोर्ट, इसके लिए साइंटिफिक का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया क्लास, क्योंकि देखिए जितने भी साइंसेस के लोग हैं, फॉर एग्जांपल कोई बायो केमिस्ट्री का है, कोई बायोटेक्नोलॉजी का है, या जोलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें डेफिनेटली किसी में इक्वेशन यूज होती हैं, किसी में रिएक्शंस यूज होते हैं, किसी में टूल्स यूज होते हैं, किसी में ऑपरेटर्स यूज होते हैं. ठीक है. तो इसलिए जो टेक्निकल रिपोर्ट है, उसको साइंटिफिक का भी नाम दिया जाता है. ये किस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, जो कि किसी भी चीज के बारे में आपकी रिसर्च के प्रोसेस को डील करता है, कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, आपने किस तरीके से रिसर्च की प्रोग्रेस, आप जो फाइंड आउट करना चाहते थे, आपने उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया, आप किस हद तक सक्सेसफुल हो चुके हैं इस चीज के अंदर, एंड एट द एंड आपके रिजल्ट्स को ये डिस्क्राइब करती है या एक्सप्लेन करती है कि आपने क्या फाइंड आउट किया. और एट द एंड आप रिकमेंड करते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई थी, अगर हम इस चीज को इस तरीके से कर ले तो किसी और को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी. और इसमें लास्ट चीज होती है आपके कंक्लूजन की, कि आप इसमें कंक्लूड करते हो कि क्या मैं जो फाइंड आउट करना चाहता था वो मुझे मिला या मुझे नहीं मिला. ठीक है. देन अगली चीज है इंट्रोडक्शन. ये टेक्निकल रिपोर्ट्स का इंट्रोडक्शन है क्लास के. आपको ये समझ आ जाए कि टेक्निकल रिपोर्ट क्या होती है और उसको किस तरीके से लिखना चाहिए. ठीक है.
टेक्निकल रिपोर्ट्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड फॉर स्पॉन्सर्स ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पे लिखा लिखा जाता है टेक्निकल रिपोर्ट्स को। टेक्निकल रिपोर्ट्स आर टुडे अ मेजर सोर्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, आजकल लोग जो है वो टेक्निकल रिपोर्ट्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मशीनरी है क्लास, हम उस मशीनरी को हर पर्सन स्टडी नहीं कर सकता, डेप्थ में जाके एक एक स्पेयर पार्ट को स्टडी नहीं कर सकता, तो उस मशीनरी के हवाले से कोई टेक्निकल रिपोर्ट लिख दी जाती है जो उसके स्पेयर पार्ट्स को, उसकी फंक्शनिंग को, उसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन कर देती है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि एक मशीन को स्टडी नहीं कर सकता, वो टेक्निकल रिपोर्ट को पढ़ेगा, क्योंकि वो उस मशीन के बारे में है, तो उसको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे छोटे बच्चों को, या आप कंप्यूटर कोर्सेज जब करते हैं जाके किसी भी सेंटर से, तो वो आपको पार्ट्स पढ़ाते हैं कंप्यूटर के, हमने देखे हुए तो नहीं होते ना, कुछ पार्ट्स इस तरह के होते हैं जो कि अंदर बिल्ड इन किए गए होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाती है। ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल एंड वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। आजकल जो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादातर ये टेक्निकल रिपोर्ट्स ही बना रही हैं। देयर आर नो एब्सोल्यूट रूल्स अबाउट द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट प्रोडक्शन, बिकॉज एवरी रिपोर्ट मस्ट बी टोटली अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ इट्स रीडर। अब अगली चीज़ है कि इसमें कोई एब्सोल्यूट रूल्स नहीं रखे जाते हैं, यानी कोई डिफाइंड रूल नहीं रखा जाता कि आप किस तरीके से एक रिपोर्ट को लिखोगे, क्योंकि देखिए आपने सिविल का एक बंदा है, वो सिविल की टर्मिनोलॉजीज़ को, जो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बात बताई थी कि जो टॉपिक होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, उससे रिलेटेड आपकी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ठीक है? आप सिविल के लोग हैं, आपने उसी तरह के लोगों को रिपोर्ट भेजनी है, आपने ज़ाहिर है आप कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में अपनी रिपोर्ट्स भेजोगे, या कल को अगर काम करोगे तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में काम करोगे, बिल्डिंग्स के हवाले से आप काम करोगे, ठीक है? तो आप अपनी रिपोर्ट्स उस डिपार्टमेंट में भेजेंगे, ठीक है? अगर कोई ये कहे कि आर्किटेक्चर का बंदा है जी, तो वो भेज रहा है मैकेनिकल में अपनी रिपोर्ट, ठीक है? तो आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर वाला अपनी टर्मिनोलॉजीज़ ही इस्तेमाल करेगा, ठीक है? अगर वो कोई स्केल इस्तेमाल करता है तो वो स्केल ही लिखेगा, ठीक है? मैकेनिकल वाला टूल्स इस्तेमाल करता है, वो टूल्स ही लिखेगा। ऑटो वाला स्पेयर पार्ट्स का काम करता है, वो स्पेयर पार्ट्स के नाम लिखेगा, ठीक है? जो सिविल वाला है वो कंस्ट्रक्शन के जो टूल्स हैं, या कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो उन्हीं चीज़ों को लिखते हुए अपनी रिपोर्ट बनाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ने, आर्किटेक्चर का पर्सन हो के उसने मैकेनिकल में कोई रिपोर्ट भेजनी है, तो वो मैकेनिकल की टर्मिनोलॉजीज़ को तो वो यूज़ ही नहीं कर सकता। अब जैसे मैं पार्क स्टडीज़ में मतलब मेरा मेजर पार्क स्टडीज़ है, तो मुझे नहीं पता कि जो सिविल वाला है वो कौन-सी चीज़ें इस्तेमाल करता है। मुझे नहीं पता कि फिज़िक्स वाला जो है वो अगर हायर लेवल के ऊपर जाके रिसर्च करता है, तो वो कौन-कौन सी थ्योरीज़ को यूज़ करता है, ठीक है? तो अगर मैं कोई रिपोर्ट लिख रही हूँ, तो मैं तो सिर्फ पाक स्टडीज़ के हवाले से लिखूँगी, ठीक है? या कोई और मुझे अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक दे देता है, तो मैं उस हवाले से लिखूँगी, ठीक है? जो जो पर्सन की जिस चीज़ में रेलेवेंसी होती है, वो उसके मुताबिक अपनी रिपोर्ट लिखता है। इसलिए कोई एक स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं रखा जाता कि आप इसी तरीके से ही अपना काम करें, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पैरामीटर के मुताबिक काम करते हैं, कोई स्पेसिफिक रूल्स इसमें नहीं होते। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिपोर्ट आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट इंफॉर्मेशन इट कवर्स, फॉर whom it is written and why it should be produced. These objectives should be clear to the writer long before the process of writing reports. अब अगली चीज ये है कि आपको जो रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग है, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो आपके काम का है, क्लास या आपसे रेलेवेंट बहुत ज्यादा है, वो ये है, आप कोई भी चीज लिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई चीज लिख रही हूँ, तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए, मेरा कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जो मैं चीज लिखूंगी उसको पढ़ने वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो मैं अपनी बात को क्लियरली नहीं लिख सकती, और उसको पढ़ने वाला उसको समझ नहीं सकता, ठीक है? इसलिए जब भी एक रिपोर्ट लिखी जाती है, उसमें सबसे पहले लिखने वाला अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करता है, देन उस रिपोर्ट को लिखना शुरू करता है। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो वो जो रिपोर्ट है उसकी इतनी वर्थ नहीं होती, क्योंकि उसमें आप क्लियरली बता ही नहीं पाते कि आप क्या चीज़ शेयर करना चाहते हो, ठीक है? एक रिपोर्ट बेसिकली तो वो इंफॉर्मेशन होती है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसके लिए ये रिपोर्ट लिख रहे हो। आपने किसी कंपनी के लिए लिखी, आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर के लिए लिखी, आप किसके लिए वो रिपोर्ट लिख रहे हो, ठीक है? और आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप ये इस रिपोर्ट को लिखते, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए बेसिकली रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं। अगली चीज़ है रूल्स। रिपोर्ट लिखने के रूल्स क्या हैं? इसमें सबसे पहली लाइन है, क्लास द रीडर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? ये वही चीज़ है कि जो आपके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं,
देखिए हम डिफरेंट लोगों को पढ़ते हैं, हर एक का अपना कोई फेवरेट राइटर होता है। जो लोग बुक रीडिंग करते हैं ना, उनका अपना कोई ना कोई राइटर होता है। उस राइटर की जब भी कोई ना कोई बुक आती है, हम वो बुक जाके लेते हैं और हम वो पढ़ते भी हैं, ठीक है। आपने मोस्टली जैसे ड्रामाज में होता है, जो हमारा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस है, उसका कोई भी नया ड्रामा आए तो हम उसे देखते हैं। हम उसे क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें उसकी एक्टिंग अच्छी लग रही होती है। इसी तरह से जो एक पर्सन एक बुक लिखता है, कोई किताब लिखता है, कोई नॉवल लिखता है, हमने उसका पहले वाला नावल पढ़ा होता है, हमें अच्छा लगता है, इस वजह से हम उसका नया नावल जाके लेके आते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, हम फेस टू फेस इंटरेक्शन तो नहीं ना करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक राइटर है जैसे, ठीक है, हम उससे मिले भी तो नहीं है फेस टू फेस। अब जैसे वो इशफाक अहमद साहब जो बातें करते हैं या उनकी बुक्स वगैरह हैं, तो हम उनसे बहुत कम लोग होंगे जो फेस टू फेस मिले हुए हैं उनसे, ठीक है। लेकिन क्या है, हम उनकी राइटिंग में हमें वो चीज नजर आती है, ठीक है, उनकी राइटिंग हमें अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। क्या होता है, आपकी रिपोर्ट जो है, आपने लफ्जों में अपनी रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नावल पढ़ रही हूँ, तो मैं उस राइटर को नहीं जानती, मैं उससे मिली भी नहीं हूँ कि ये राइटर कौन सा है, मैं सिर्फ उसकी चीज पढ़ रही हूँ। आपके अल्फाज इतने अच्छे होने चाहिए, आपका लिखने का स्टाइल इतना अच्छा होना चाहिए, आपकी रिपोर्ट इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि जो लिखने वाला है, जो पढ़ने वाला है, सॉरी, उसके माइंड के ऊपर एक पूरा इफेक्ट जाए कि आप अच्छी बात कर रहे हैं। आप ये चीज तभी कर सकेंगे जब आप खुद क्लियर हैं। देखें, कई दफा जो चीज हमें खुद नहीं आती ना, हम उसको समझा नहीं पाते, लेकिन जो चीज हमें खुद बहुत अच्छे से आती हो ना, हम बड़े कॉन्फिडेंटली अगले बंदे को समझा लेते हैं कि नहीं नहीं, इसमें तो ये लिखा हुआ है, इसमें तो ये बात कर रहा है वो, ठीक है। इसीलिए जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं, तो आपको सबसे पहले रिपोर्ट लिखने वाले को, पढ़ने वाले को माइंड में रखना चाहिए कि मैं ये, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रिपोर्ट लिख रही हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ये चीज सोचूंगी कि इसको किसी ने पढ़ना है, ठीक है। और जब मैं किसी और को मतलब पढ़ने वाले को माइंड में रख के लिखूंगी ना, तो मेरी लिखने में एक्यूरेसी होगी ज्यादा। जो चीज आप अपने लिए लिखते हैं ना, देखिए आपके आइडियाज हैं वो आपको तो क्लियर हैं, आपने अपने आइडियाज किसी और को समझाने हैं, और ये सबसे मुश्किल काम होता है। आप अपना ख्याल किसी और को जब देते हैं, तो ये सबसे मुश्किल काम है कि आप जो आप सोच रहे हैं वही अगला पर्सन भी सोचे, या जो आप सोच रहे हैं अगले पर्सन को समझ आए। खुद को समझाना आसान होता है किसी और को समझाने की निस्बत, ठीक है। इन अ लिटरेरी मीनिंग में ये है कि, और उसके लिए क्या होना चाहिए आपके, करेक्ट होने चाहिए। ये नहीं है कि बात कहीं और से की है तो लिख किसी और का रेफरेंस दिया है, नहीं, सेम रेफरेंस हो, जहां से बात उठा रहे हैं वही रेफरेंस होना चाहिए। द राइटिंग शुड बी एक्यूरेट, सीधी सीधी बात करनी है, जिससे से मतलब ये नहीं कि उलझा के बातें नहीं करनी, आप सीधी डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करोगे ताकि अगले को समझ आ जाए। द राइट डायग्राम विद द राइट लेबल्स शुड बी इन द राइट प्लेस फॉर द रीडर। आपने एक स्केच बनाया, आप एक चीज को एलेबोरेट कर रहे हो, आप पेज नंबर 51 के ऊपर एलेबोरेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका स्ट्रक्चर भी पेज नंबर 51 पे होना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक चीज का जिक्र 51 पेज के ऊपर किया है और आप उसकी तस्वीर 59 पेज के ऊपर बना रहे हैं, तो उस चीज की कोई वर्थ नहीं है, बल्कि वो एक अच्छा पीस ऑफ पेपर नहीं है, या पीस ऑफ वर्क अच्छा नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उसमें तो सीक्वेंस ही नहीं है, आपने बात यहाँ पे की और एक्सप्लेनेशन आपने वो अगले सफ़े पे जाके कर दी। जैसे आप लोग कभी पेपर लिखते हैं तो उसमें मोस्टली लोगों ने नोट लिखा होता है ना कि बकिया हिस्सा सफ़ा नंबर 5 पे, बकिया हिस्सा आगे। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम स्टूडेंट्स के पेपर चेक करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये सॉरी मैडम ये रह गया था, सॉरी मैडम इसका अगला हिस्सा आ गया, इस तरह की चीज़ें। तो वो एक अच्छा इमेज नहीं छोड़ के जाता, ठीक है। तो इस तरह की चीजें रिपोर्ट में नहीं करते, जो चीज जहाँ पे लिखी है उसको वहीं विद द, अगर आपने डायग्राम बनानी है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप उधर ही बनाएंगे, आगे पीछे करके नहीं बनाएंगे। रिपोर्ट शुड बी चेक फॉर टेक्निकल एरर्स, टाइपिंग एरर्स, एंड रिपोर्ट शुड लुक गुड एज इट इज। जो आपकी, इसमें आप ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रामर की मिस्टेक्स का क्या मतलब है कि ये आपकी वोकैबुलरी ठीक होनी चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ठीक होना चाहिए। ये कुछ क्वालिटीज होती हैं रिपोर्ट लिखने की।
आगे है कैटेगराइजेशन ऑफ मटेरियल अवेलेबल। एज द मटेरियल अराइव्स इट शुड बी पुट इनटू वन ऑफ द थ्री कैटेगरीज। मैंने शायद आपको ये छानने वाली एग्जांपल दी थी कि हम डाटा को छान लेते हैं, उसमें जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो चलनी में रहती हैं और जो नहीं होती वो नीचे गिर जाती हैं जब हम कोई चीज़ आम छानते हैं। यही चीज़ होती है, कैटेगरी बना लेते हैं हम डाटा की। हमने जैसे ही मटेरियल या डाटा इकट्ठा करना शुरू किया रिलेटेड टू आवर टॉपिक, उसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट, यानी कि जिसका जिक्र तो आपने करना ही करना है, ठीक है, जिसे आपने ऐड करना ही करना है। द मोस्ट रेलिवेंट थिंग अबाउट योर डाटा इज योर ऑब्वियस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगली चीज होती है जो कि माइट बी यूजफुल, यानी कि जिसमें कुछ हद तक जो आपको हेल्प आउट करती है, ठीक है। एक होती है जो सुप्रीम या टॉप प्रायोरिटी में आप ले आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होती है, बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस रखती है आपके टॉपिक से, वो आपकी ऑब्वियस इंफॉर्मेशन में आती है। एक चीज होती है जो कुछ हद तक उसका इफेक्ट होता है, वो सेकंड नंबर पे आती है। एक चीज ये होती है, हम जब कोई चीज पढ़ रहे होते हैं ना तो वो चीज हमें बड़े इंटरेस्टिंग लगती है, हालांकि हो सकता है वो हमारे टॉपिक से इतनी रेलेवेंट ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन हम उस चीज को भी कॉपी कर लेते हैं अपने पास और हम उससे कोई ना कोई मिसाल बना के अपने टॉपिक के साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। सो 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है डाटा को। एक होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ऑब्वियस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक होती है बॉर्डर लाइन इंफॉर्मेशन दैट माइट बी यूजफुल फॉर समवन, ठीक है। और जो लास्ट इंफॉर्मेशन है, लास्ट टाइप ऑफ जो आपकी या लास्ट कैटेगरी है आपकी डाटा की, वो होती है इंटरेस्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, कि आपका इंटरेस्ट है उस इंफॉर्मेशन में, इंटरेस्टिंग है वो इंफॉर्मेशन की, हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं है आपकी चीज के साथ, लेकिन आप उसको रिजेम्बलेंस दे कि आप कोई ना कोई एज एक मिसाल के तौर पे आप उस चीज को लिखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो हो जाती है आपकी तीसरी कैटेगरी। अब जो यहाँ तक आपने पढ़ा है ना क्लास, प्रीफेस से लेके आपकी कैटेगराइजेशन तक, ये आपकी टेक्निक है कि आपने रिपोर्ट कैसे लिखनी है, ठीक है। अब आगे आता है फॉर्मेट। अब यहाँ से वो चीज शुरू होगी कि आपकी रिपोर्ट किस तरह की होगी, ठीक है। आप जब भी अपने फाइनल में एक रिपोर्ट लिखोगे तो आप इन चीजों को माइंड में रखेंगे कि प्रीफेस होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है, हम कैटेगराइज करते हैं, हमें रिपोर्ट लिखते हुए रीडर को माइंड में रखना चाहिए, हमारी रिपोर्ट में ग्रामर के मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जिन्हें आप कह सकते हो ना डायरेक्शंस है, या जैसे जरूरी हदायत दी जाती हैं, ये वो हैं कि आपने किस तरीके से किसी काम को करना है। जो आपकी रिपोर्ट है जो आप सबमिट करवाओगे, या जो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप उसको जिस तरीके से लिखोगे, उसमें सबसे पहली चीज आएगी टाइटल पेज, देन आता है समरी या प्रीफेस, देन आएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, देन है इंट्रोडक्शन, देन है प्रोसीजर, देन है कंक्लूजन, देन रिकमेंडेशंस, देन रेफरेंसेस एंड देन अपेंडिसेस। A title page is the first page of the report proper which the reader will see. It should contain the title and the author name. अब टाइटल में आपके उन्वान आएगा, आप क्या बात कर रहे हो, और आपका नाम आएगा जो रिपोर्ट लिख रहा है। द रिपोर्ट रेफरेंस नंबर एंड डेट। रेफरेंस नंबर तो आपको ऐसा नहीं चाहिए होगा, डेट आप मेंशन कर दोगे कि आपने किस तारीख को ये रिपोर्ट लिखी। द कंपनीज नेम एंड लोगो इफ डिजायर्स। अब जैसे देखिए ना, पीटीयूटी का एक है ना लोगो जो हमारी वेबसाइट के साथ चलता है, रेड एंड ब्लू कलर का है, ठीक है। वो क्या है, आइडेंटिटी है हमारी, सही है। तो उसमें कंपनी का नाम आ जाएगा। जैसे देखिए आप एक असाइनमेंट लिखते हैं, आप असाइनमेंट में सबसे पहले टाइटल लिखते हो, उसके बाद आप लिखते हो सबमिटेड टू, टीचर का नेम लिखते हो, देन आप लिखते हो सबमिटेड बाय दिस, रोल नंबर दिस, और उसके एंड पे आप मोनोग्राम लगाते हो यूनिवर्सिटी का। मोनोग्राम क्या है, बेसिकली लोगो, ठीक है, जो आइडेंटिटी होती है। जैसे आप ब्रांड्स का देखते हो कि उनकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है, कपड़ों के ऊपर बनी होती है, या आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो उसके ऊपर लिखी हुई होती है, ठीक है। वो क्या होता है, लोगो या उसकी आइडेंटिटी होती है, या मोनोग्राम होता है, ठीक है। इसी तरह से आप जब एक रिपोर्ट लिखोगे उसमें ये डिफरेंस हो, डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि असाइनमेंट में आप सबमिटेड बाय लिखते हो, रिपोर्ट में टू एंड फ्रॉम का वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम ऑथर नेम टू कंपनी नेम, ठीक है। कंपनी को लिखी, किसी पर्सन को लिखी, जिसको भी लिखी उसको चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ द कॉपीराइट इफ नीडेड, ठीक है। कई दफा आपने देखा होगा कि द कॉपी ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड, ठीक है, लिखा होता है। जब मोस्टली हम कोई ड्रामा वगैरह देखते हैं या किसी की किताब भी पढ़े ना आप, तो उसके नीचे भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर कॉपीराइट्स जरूरत है कोई स्टेटमेंट देने की तो आप देंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये टाइटल पेज होगा क्लास। अगली चीज आपकी आएगी समरी या प्रीफेस। अब प्रीफेस में वही चीज आएगा, या समरी वही चीज होती है which provides the brief overview of the substance of the report, usually
usually no more than half a page. It is not an introduction to the topic. The summary should outline all the key features of your report, including the topic, what you did and how you did. The summary gives the most important finding of your research. अब summary में क्या होता है कि आप summary में ये बताते हो कि मैंने किस तरीके से ये काम किया, मैंने कैसे ये काम किया, ठीक है। आपने जो कुछ अपनी रिसर्च में लिखा है उसको आप समराइज कर देते हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ प्रीफेस और अ समरी और अ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये एक पेज से ज्यादा नहीं होता, हाफ ऑफ अ पेज से भी ज्यादा नहीं होता, ठीक है। मोस्टली एक पैराग्राफ में आप उसको समराइज कर देते हो। देन आपके कंटेंट्स आ जाएंगे। अब आपने कंटेंट्स की एग्जांपल लेने के लिए क्लास आपने ना जो होते हैं ना पेज, जैसे कोई किताब होती है, अगर आप बुक देखते हैं ना तो उसके ऊपर लिखा होता है कि जी इस बुक का इंट्रोडक्शन है पेज नंबर 51 पे, इस बुक का इम्पोर्टेंस है पेज नंबर 79 पे, ये वाली हेडिंग है पेज नंबर 82 पे। इस तरह से लिखे होते हैं नंबर्स। जो एक अच्छी रिपोर्ट है उसमें भी जो उसके कंटेंट्स हैं उन्हें नंबर्स के साथ शो किया जाता है। इंट्रोडक्शन पेज नंबर 1, ठीक है। आपकी रिजल्ट्स पेज नंबर 29। आप इसे, ताकि जिस पर्सन ने जो चीज पढ़नी है ना वो पीछे से देखिए फिर वही इस वाला सफा खोल लेता है। द कंटेंट्स पेजेस सेट आउट द सेक्शंस एंड सब सेक्शंस ऑफ द रिपोर्ट एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग पेज नंबर्स। अब सेक्शंस और सब सेक्शंस की ये बेहतरीन एग्जांपल है क्लास। इंट्रोडक्शन टेक्निकल रिपोर्ट सेक्शन है, सब सेक्शन इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव है। फॉर्मेट सेक्शन है, टाइटल पेज समरी टेबल ऑफ कंटेंट सब सेक्शन है, ठीक है। It should clearly show the structure relation between the sections and subsections. A reader looking for a specific information should be able to locate the appropriate section easily from the table of content. वैसे तो देखिए ना पूरा खंगालना पड़ता है हमें, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास टेबल होगा, मतलब कंटेंट्स में पेज नंबर्स होंगे तो हम आराम से उसी चीज के ऊपर जाएंगे, कम टाइम में हम अपनी इंफॉर्मेशन या मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नंबर ऑफ सेक्शंस बाय द डेसिमल पॉइंट्स नंबरिंग सिस्टम। अगली चीज है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द रेस्ट ऑफ योर रिपोर्ट टू बी अंडरस्टूड। इट इज यूजली हाफ टू 3/4 ऑफ अ पेज इन अ लेंथ। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन कम दिया जाता है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कम दी जाती है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के बाद देखिए यहाँ पे है प्रोसीजर और बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो आपको 2 लाइनें नजर आ रही हैं, एक है द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, ये तो इंट्रोडक्शन में आ गया। इसके बाद ये जो 2 लाइनें हैं क्लास, अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द एम ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। कि आपका ये रिपोर्ट लिखने का पर्पस क्या क्या था और आपने किस तरीके से पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखी है, ये आपका बॉडी टेक्स्ट होता है। जैसे हमने एप्लीकेशन का फॉर्मेट पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि टू दिस होता है, उसके बाद मेन बॉडी आ जाती है। मेन बॉडी में आपका काम होता है, आपकी प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। इसी तरह से बॉडी टेक्स्ट में भी आपकी प्रोसीडिंग होती है आपकी रिपोर्ट की। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट वेयर यू वर्क, where you present your work. The introduction and the conclusion act as a frame of the for the body only. Therefore, all the details of your work must be included here in your body text or in procedure of your report. इंट्रोडक्शन के बाद अगली हेडिंग थी आपकी बॉडी टेक्स्ट की। ये आपका मेन पार्ट होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ भी है जहाँ पे आप अपना वर्क प्रेजेंट करते हो। The presentation of information should flow logically so that the reader can follow the development of your project. सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप आप अपनी एक एक चीज को डिफाइन करते हो ताकि पढ़ने वाले को समझ आ सके। The conclusion sections provide an effective ending to your report. They must give some overall insight into the value of your work in journal and inform the reader of what the major impact of your work is. आप conclusion में conclude कर देते हो कि जो चीज मैं फाइंड आउट करना चाह रहा था वो ये है, मैंने ये फाइंड आउट किया है। रेफरेंस में जो चीज आपने जहां से उठाई है उस चीज का आप रेफरेंस देते हो। रेफरेंस शोज दैट इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम अनदर सोर्स। आपने ये इंफॉर्मेशन किसी और सोर्स से ली है एंड आल्सो गिव द डिटेल ऑफ दीज रिसोर्सेज। Appendix the contain material that is too detailed to include in the main report, such as the raw data or detailed drawing. Usually each appendix should be given a number and a title. इसके बाद आपने देखा होगा कि कई दफा बुक्स की एंड के ऊपर ना इंडेक्स का एक पेज बना होता है, ठीक है। उसमें जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड चीजें होती हैं जो हम रेफरेंस में नहीं लिख सकते वो हम इंडेक्स में ऐड करते हैं, ठीक है क्लास। ये थी आपका आज का टॉपिक।
अब आप लोगों ने अपने फाइनल्स के लिए फॉर योर फाइनल पेपर प्रीफेस के हो गए हैं, उसके बाद के जो पेजेस हैं 4 बनते हैं, 5 बनते हैं, 6 बनते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कि आपने अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है, उसकी पूरे का पूरा प्रोसीजर बताना है, देन कंक्लूजन देना है, देन रेफरेंसेस देने हैं। ठीक है, तो ये जो 4 चीजें हैं ये डिपेंड करेंगी, ये डिसाइड करेंगी कि आपके कितने पेजेस बनेंगे। 2 तो मस्ट होंगे, टाइटल और प्रीफेस। इसके अलावा बाकी आप देख लें, जितना जैसा आप टॉपिक सिलेक्ट करेंगे इतने ही पेज नंबर बनेंगे। सही है मैम। ठीक है, जी मैम। कोई और, किसी और के पास कोई क्वेश्चन है तो कर ले। नहीं है मैं भी स्लाइड सेंड कर दीजिएगा। जी, ठीक है जी, कर देती हूँ। ठीक है क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। मैं बताऊंगी ना आपको जब आप लोग यूनिवर्सिटी आएंगे, परेशान ना हो। ठीक है। ठीक है, ओके। कुछ और पूछना तो पूछ रही है ना, कॉल बंद होने के बाद याद आया आप लोगों को। ओके, अल्लाह।